कौन कहता है कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ किया जा सकता है। बीते 3 टॉक्स आई होप कि आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुने होंगे। मैं उन्हीं कहानी को आगे लेके जा रहा हूं। कुछ अलग नहीं बोलूंगा। जो लोग मुझसे पहले बोल कर गए हैं उसी को अपनी जिंदगी के जाती एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप सब छात्र हैं, शुरुआत यहीं से करता हूं। सबकी जिंदगी में यह डर रहता होगा, अपने बुजुर्गों को लेके, अपने टीचर्स को लेके, अपने प्रियजनों को लेकर, कि इनकी तबीयत खराब है, क्या होगा? ये ठीक नहीं है, क्या होगा? ठीक हो पाएंगे क्या? किस डॉक्टर के पास जाऊं, किस अस्पताल में जाऊं? एनीथिंग। लोगों को खोने का डर। दोस्तों, जो आया है इस दुनिया में उसको जाना है। कोई परमानेंसी का वीजा लेकर नहीं आया है कि मैं यहां पर हमेशा रहने वाला हूं। तो मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा। किसी के जाने की डर की वजह से आज का वक्त, आज का जो आपका लाइफ का मोमेंट है उसको बेकार मत करो। जो जाने वाला है और लग रहा है कि वो जाने वाला है, चाहे बुजुर्ग हो चाहे प्रिय हो, उसके साथ कितना बेहतरीन वक्त आप बिता सकते हैं उस बारे में सोचो। और वो बेहतरीन वक्त आप कैसे बिताएंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। सर आपने ताली बजाई, मैं आप ही को संबोधित कर रहा हूं। बहुत ही सिंपल तरीका है, उसको अपना समय देकर। उसके पास समय ही समय है, करने को कुछ नहीं है। आपके पास करने को बहुत कुछ है और समय नहीं है। तो अपने उस बहुत कुछ में से थोड़ा सा समय निकाल के अपने बुजुर्गों को दे दीजिए। उनके साथ बैठिए, उनके पैर दबाइए, उनका सर दबाइए, उनको दवाई लाके दीजिए, उनका हालचाल पूछिए, उनके साथ गॉसिप करिए, उनके साथ अखबार में क्या छपा है वो बताइए। उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनको सिर्फ आपका प्यार, स्नेह, अटेंशन चाहिए। और ये सब आपके पास भरपूर है। किसी बड़े कॉलेज की, किसी बड़े डिग्री की, किसी बड़े सम्मान की जरूरत नहीं है। भगवान ने आपको बगैर मांगे, जिस दिन से आप पैदा हुए हैं, आपकी झोली में भर भर के दिया है प्यार, सम्मान, आदर। जितना दूसरों का करोगे उतना आपको मिलेगा। आप नहीं करोगे तो कोई आपको प्यार, सम्मान, इज्जत नहीं देगा। इतना सा लॉजिक है। सिंपल सी लाइफ है। हम बहुत आसान इसको बना सकते हैं अपने माइंड सेट को बदल के। जो बात डॉक्टर गुप्ता बोल रहे थे मुझसे 2 स्पीकर पहले, मैं उसी बात को आगे ले जा रहा हूं। अपने माइंड सेट को चेंज करना है, अपने हालात को समझना है, परिस्थितियों को समझना है। आप सब कुछ कर सकते हैं। फेलियर्स हमारे जीवन में आते रहते हैं। आप सब भी सोचते होंगे कि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, 1 या 2 या 3 अच्छे प्लेसमेंट में जाएंगे, 1 या 2 या 3 टॉप 3 में आएंगे, पर मैं तो 40वें नंबर पे हूं, मैं तो 50वें नंबर पे हूं, मेरा क्या होगा? असफलताओं से बिल्कुल ना घबराएं। असफलता जीवन का सबसे कड़वा और हसीन सच है। मैं अपने एग्जाम्पल से बताता हूं। आई नेवर वॉन्टेड टू बी एन एंकर। आई हैव एन स्टेज फियर। मैं कभी स्टेज पे नहीं आता था। मैं अपनी इस टॉक के पहले, बिफोर हम बात कर रहे थे, मैं बता रहा था मैम को कि मेरे टीचर्स मेरे पीछे पड़ रहे थे कि तुम इतने अच्छे स्टूडेंट हो, स्टेज पे क्यों नहीं आते हो, डिबेट्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो, लेक्चर्स क्यों नहीं देते हो। पर मुझे स्टेज फियर था। मेरी एक टीचर थी, मेरी क्लास टीचर अग्रवाल मैम, आज भी हैं, भगवान को लंबी उम्र दे। मैं उनके टच में आज भी रहता हूं। शी इज ऑलमोस्ट 80 नाउ। उन्होंने कहा कि मैं तुमको, मतलब एक एक गाइडिंग फोर्स चाहिए होता है जीवन में, और सबके पास होता है। उन्होंने मुझे कहा कि ये डर मैं खत्म करूंगी। मेरे 3 साल तक नानुकुर करने के बाद क्लास 12th में मुझे हाउस कैप्टन बनाया गया। मुझे डेलिब्रेट किया गया कि आप हर दिन, हर हफ्ते एक बार स्टेज पे आके आपको बोलना ही बोलना है। घबराया, परिवार में पसीने आए, फंबल हुआ, मजाक उड़ा, टीचर्स ने कहा, पर वो टीचर मेरे पीछे खड़ी थी मेरे कंधे पे हाथ रख के कि डरो मत, तुम सफल होगे, तुम करते रहो। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कहा बुला के कि अवस्थी तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं बहुत हतोत्साहित हुआ, परेशान हुआ कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और प्रिंसिपल साहब खुद मुझे कह रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, अब तुम मत आना। ये दूसरे या तीसरे असफल प्रयास के बाद था।
पर उन टीचर ने कहा कि सुमित, यही मौका है साबित करने का प्रिंसिपल साहब को कि तुम और मैं गलत नहीं है। और उसके बाद से वो जो फेलियर मेरा था, वो मेरी सक्सेस का सबसे बड़ी वजह बनी कि मैं रुका नहीं, मैं हतोत्साहित नहीं हुआ, मैं घबराया नहीं, मैं पीछे नहीं रुका। मैंने कहा नहीं, मुझे करके दिखाना है, और मैंने करके दिखाया। आज आप इस भरे हॉल में, आप सैकड़ों लोगों के सामने मैं बैठा हुआ हूं, और मैं कब से इंतजार कर रहा था कि मेरा चौथा नंबर क्यों है, मैं पहले नंबर पे क्यों नहीं बुलाया गया मुझे, क्योंकि जो तैयारी मैं करके आया हूं, मुझसे पहले 3 लोग बोल के चले गए हैं। मेरे लिए इंपेशेंट होना था, इतनी देर तक सब्र करना। थैंक यू सो मच। एक और एग्जांपल, मैं कभी टीवी एंकर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि जब मैं टीवी की दुनिया में आया तो ये ब्रांडेड था। आज से 28 साल पहले, 1996 की बात कर रहा हूं मैं, अब तो 29 साल हो गए, आप 25 में आ गए हैं। ये ब्रांडेड था कि टीवी एंकर्स जो होते हैं वो तो लिखा हुआ पढ़ते हैं, उनको तो खुद कुछ नहीं आता है। दे आर लाइक डॉल्स, पपेट्स, कि जो लिख के दे दो वो पढ़ देते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है। और हम दूरदर्शन पे देखते थे दूरदर्शन के एंकर्स को, तब दूरदर्शन का वक्त था शम्मी नारंग, सलमा सुल्तान, शोभना जगदीश, निधि रामचंद्रन और रिनी साइमन, ये एंकर्स हुआ करते थे। जेवी रमन साहब, ये सब न्यूज़ एंकर्स हुआ करते थे। हमको देखते थे कि वो ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं, इट्स लाइक दिस, नो इमोशंस, नथिंग, नो मूवमेंट, केवल खबर पढ़ी, खबर पढ़ के चले गए। तो जब प्राइवेट चैनल्स आए इस इंडियन इंडस्ट्री में, तो प्राइवेट चैनल की सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आपको दर्शक के साथ इंटरैक्ट करना है। उनको ये एहसास नहीं होना चाहिए कि वो आपको ड्राइंग रूम में बैठकर देख रहा है, उनको ये एहसास होना चाहिए कि वो आपके साथ, आपके सामने खड़ा है, आपको बातचीत के अंदाज में खबर पेश करनी है। तो बातचीत कैसे करेंगे, क्योंकि सामने तो सिर्फ कैमरा है, बंद हॉल है, चारों तरफ अंधेरा है, काली लाइटें, काला है, लाइटें तेज लगी हुई हैं, एक कैमरामैन पीछे खड़ा हुआ है, जैसे इस कैमरे के पीछे दो शख्स खड़े हुए हैं, और कोई नहीं दिख रहा है आपको, सिर्फ एक लाल लाइट कैमरे के ऊपर, जिसको हम टेली कहते हैं, वो जल रही होती है, जैसे इन दोनों कैमरे में जल रही है। वो टेली जल रही होती थी, और हमको ये दोनों शख्स भी नहीं दिखाई होते थे जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा है। अब आपको इंटरैक्ट करना है, मुझे ऐसे बात करनी है कि बहुत बड़ा हादसा हो गया है, और फला 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 फला, इतना बड़ा लॉस ऑफ लाइफ है। आप कैसे करेंगे? फिर मुझे लगता था कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप को साबित करने के लिए, कि आपको बातचीत करते हुए अपनी बात एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचानी है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं। वो क्या पहना हुआ है, वो क्या, कहां बैठा हुआ है, क्या खा रहा है, किस मूड में है, आपको नहीं पता है, पर आपको अपने मूड से उसका मूड बना देना है, चाहे सैड हो, चाहे हैप्पी हो, चाहे एंथुजियाज्म हो, चाहे सौरो हो। ये आपको अपने, मतलब हम लोग ना ना कहते हुए भी छोटी छोटी एक्टिंग करने लगे। इस एक्टिंग को आप कपड़ा फिल्मों की एक्टिंग से मत समझिएगा, ये एक्टिंग इसलिए थी कि हम दर्शकों के साथ अपने मन की बात उनके तरीके से, उनके हिसाब से पहुंचा पाए। तो दैट्स हाउ प्राइवेट न्यूज चैनल स्टार्ट हुए, और इसीलिए वो इतना हिट हुए, इसीलिए इतना उनको हाथों हाथ इंडियन ऑडियंस ने लिया कि आप हमसे बातचीत कर रहे हैं, आप हमसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप हमसे दोस्ती कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है। तो जब ये ऑफर मेरे पास आया, मैं जी न्यूज में था, 97 की बात कर रहा हूं मैं, कि आपको न्यूज एंकरिंग करनी है। तो मैंने कहा कि द आवाज अच्छी, मैं, अच्छा उसके पहले मेरे साथ भी एक अमिताभ बच्चन जैसा किस्सा हुआ था। यू नो ना, अमिताभ बच्चन जिनकी आवाज का कोई सानी नहीं है, एग्री ना, उन अमिताभ बच्चन साहब की आवाज रिजेक्ट कर दी गई थी। यू नो दिस, अमिताभ बच्चन की आवाज रिजेक्ट कर दी गई थी कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है। और आज अमिताभ बच्चन की आवाज के हम सब दीवाने हैं, न जाने कितने लाखों करोड़ों अरबों रुपए देने के लिए तैयार होते हैं 2 लाइन का वॉइस ओवर कराने के लिए, कि अमिताभ साहब से कराना है। तो अमिताभ साहब की आवाज, बच्चन साहब की आवाज रिजेक्ट कर दी गई थी। वैसी ही कहानी मेरे साथ हुई जब मैं पहली बार रिपोर्टिंग करके लौटा, अपनी स्टोरी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, वॉइस ओवर हम कहते हैं, तो मुझे कहा गया कि तुम्हारी वॉइस बहुत नेजल है, नेजल वॉइस आर नॉट एक्सेप्टेबल, विच इज नेजल, इट्स नेजल, आई नो दिस, बट मैं ऐसा हूं, बचपन से ऐसा हूं, भगवान ने बनाया प्राकृतिक तौर पर ऐसा है, मैं नहीं बदल सकता। तो मैं, आई वॉज रिजेक्टेड। फिर 6-8 महीने के बाद एंकरिंग का ऑफर आया, तो मैंने कहा भाई आवाज तो वही है। उसी दफ्तर में, उसी शख्सियत में मुझे कहा कि नहीं, तुम एंकर टेस्ट दे दो। तो मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा, ऑडिशन नहीं दे पाऊंगा, आवाज आप ही की टीम ने रिजेक्ट की हुई है। तो आवाज देख लेंगे, तुम देखने में ठीक लगते हो, स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है, तुम दे दो। मैं स्क्रीन प्रेजेंस के, मैं ऑडिशन के लिए गया सर, सेम चीज जो स्कूल में क्लास 12 में हुई थी,
वो इतिहास ने मुझे रिपीट किया। आई वॉज रिजेक्टेड, रिजेक्टेड इन द सेंस कि मैंने पहला बुलेटिन पढ़ा 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद, विच वॉज अ रिकॉर्डेड बुलेटिन। लाइव भी नहीं होता था, डिफर्ड लाइव था। हम आधे घंटे पहले रिकॉर्ड करते थे और फिर टेप जाता था और VSNL से अपलिंक होता था फ्रॉम फिल्म सिटी टू गोल मार्केट में VSNL का वो था, ऑफिस था। उस जमाने की बात कर रहा हूं। तो मुझे पहला बुलेटिन पढ़ाया गया, जो बुलेटिन आधे घंटे के अंदर खत्म होना चाहिए, आधे घंटे का बुलेटिन, वो 45 मिनट चला, 45 मिनट्स। और एट द एंड ऑफ द डे, अगस्त का महीना, चिल्ड, जब जब ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो AC बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं, यू नो दिस। कमरा बहुत ठंडा था, स्टूडियो बहुत ठंडा था, पर मेरे पसीने टपक रहे थे। मैं फंबल पे फंबल कर रहा था, मेरे कान, हम लोग कनेक्टेड होते हैं PCR के थ्रू। मेरा स्टूडियो डायरेक्टर मुझे न जाने क्या क्या बोल रहा था, जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता हूँ। हर तरह की चीज मेरे कान में सुनाई दे रही थी और कहा वही सेम चीज। जब उसने शो खत्म हुआ, किसी तरीके से टेप डिफर हो गया, वो बुलेटिन ड्रॉप करना पड़ा, लास्ट बुलेटिन को रिपीट किया गया। उन्होंने छूटते ही मुझे कहा, अब वो नहीं इस दुनिया में चले गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, कि तुमसे नहीं हो पाएगा सुमित, छोड़ दो, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, तुम फील्ड में रहो, तुम रिपोर्टर आदमी हो, तुम वहीं दौड़ो भागो, ये AC वेसी स्टूडियो तुम्हारे बस की नहीं है। तो मैंने कहा, हाँ सर, मैं भी तो यही चाहता हूँ, मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, मुझे तो रिपोर्टिंग में मजा आ रहा है, मुझे आप क्यों एंकर बनाना चाहते हैं? बोलते हाँ, तुम वहीं रहो। ये बात मैं बड़ा खुश हो गया कि मुझे झंझट से मुक्ति मिली। वहां भी एक मेंटर थी मेरे पीछे, जो मेरे पीछे पड़ी थी एंकर करो, निधि कुलपति जी, जो आज हमारे साथ NDTV में मेरी सीनियर कलीग है। तब निधि जी ने मुझे फोर्स किया था एंकर बनाने के लिए। मैंने उनको बताया कि मैडम, मेरी तो छुट्टी हो गई, मैं कल से रिपोर्टिंग में जाऊंगा, मुझे आप ऑडिशन टेस्ट के लिए मत लगाइएगा। मुझे ऑफ रोस्टर किया गया था रिपोर्टिंग के। तो बोली, पागल हो क्या? हाउ डेयर ही कैन से टू यू, वो कैसे उनको कह सकता है कि तुम रिजेक्ट हो गए? टेक इट एज अ चैलेंज, प्रूव योर सेल्फ। तो मैंने कहा कैसे? तो फिर से प्रैक्टिस करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से तैयार होके आएंगे और इसी के बुलेटिन में इसी के सामने काम करेंगे। तो वो जो फेलियर था मेरा, आज मैं यहां खड़ा हुआ हूं। अगर मैं फेल होके उस दिन रिपोर्टिंग कर रहा होता तो शायद TEDx AKGEC से मेरे पास फोन नहीं आया होता कि सर क्या आप 15 मिनट निकाल सकते हैं? सिर्फ 18 मिनट की बात है सर। आई एम जस्ट सेइंग नथिंग इज इम्पॉसिबल। द इम्पॉसिबल बड़ा पुराना फेज है, इम्पॉसिबल में लिखा हुआ आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों, घबराना नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं, क्योंकि जो हार जाते हैं वही एक्सट्रीम स्टेप्स उठाते हैं। जो बात अभी सर बोल रहे थे, जो लोग परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, वही सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, वही अकेलेपन का शिकार होते हैं और वही उस तरह की चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकारो। और मैं अपने टीचर से आप यहां बोलना चाहता हूं, फैकल्टीज तमाम बैठी हुई हैं, कि अगर आपका छात्र, आपकी छात्रा, आपके स्टूडेंट हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, उनको उससे बाहर निकालना आपका सबसे बड़ा काम है। उनको अकेला मत छोड़िए, उनके साथ रहिए, उनका हाथ पकड़िए, क्योंकि मेरे पीछे कोई खड़ा था, तभी मैं यहां आज खड़ा हूं। मुझे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं यहां तक पहुंचा हूं। वो हाथ आपको पकड़ना है। छात्रों, दोस्तों, अपनी परेशानी को बताने में झिझको नहीं। बहुत अच्छी बात सर ने की, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हम सबसे गलतियां होती हैं, सैकड़ों गलतियां मुझसे हुई होंगी, पर आज मैं यहां इसलिए हूं कि मेरे पास एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो मुझ पे विश्वास करती है कि मैं जो कर रहा हूं, शायद मैंने मंशा मेरी ठीक रही होगी, हो सकता है कि स्टेप गलत हो गए होंगे, और वो ताकत, वो शक्ति है मेरी फैमिली, मेरा परिवार, मेरे माँ बाप। मैं जब मुसीबत में आता हूं, जब मेरे पास कठिन समय आता है, मेरा सिर्फ एक ही गॉड है और मेरे फादर है। मैं उनके पास जाता हूं। ऐसी 2500 सिचुएशन आई है दोस्तों, जहां हमको ल्योर किया जाता है, लालच दिया जाता है। जिस प्रोफेशन में हमें बहुत ही आसान चीज है, आप X चैनल में काम कर रहे हैं, Y चैनल से ऑफर आता है, आपको X सैलरी मिल रही होती है, आपको कहते हैं कि हम 4X सैलरी देंगे, आप हमारे पास आ जाइए। आपको अपनी तमाम समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देती हैं कि मेरी EMI पूरी हो जाएगी, मैं बड़ी गाड़ी ले लूंगा, मैं घर अपना चेंज कर लूंगा, मेरे बच्चों का एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाएगा, अगर मैंने X के बदले 4X सैलरी ले ली। यही चीज लेके आज से 25 साल, 2006 की बात कर रहा हूं, तब तक मैं ठीक ठाक काम करने लगा था, लोग मुझे पहचानने लगे थे। मैं अपने पापा के पास पहुंचा कि पापा, ये ऑफर आया, सोच रहा हूं कि एक्सेप्ट कर लूं। बोले, तुम मिल आए हो क्या? मैंने कहा नहीं, कल मिलने जाना है मुझे, फोन पे बात हुई है। तो बोले, मिल लो, देख लो, लेकिन कुछ कंफर्म मत करना, कमिटमेंट मत करना। मैं कहा ठीक है। मैं गया, मिला, नेक्स्ट डे सेम चीज हुई, गाड़ी दे देंगे, बड़ी सी गाड़ी का नाम लिया गया, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं बड़ा खुशी खुशी घर आया कि पापा है तो
पापा ने मुझसे पूछा कि कितनी रोल क्या होगा? तो मैंने कहा कि 125 आदमी की टीम को लीड करना है। अभी कितनी बड़ी टीम को लीड करते हो? अभी कितने लोग तुम्हारे डायरेक्ट रिपोर्ट ही हैं? तो मैंने कहा 9 या 10। बोले तुमको अभी ये भी नहीं पता है कि 9 है कि 10 है, तुम 110 आदमी की टीम को लीड करोगे, अभी तुम इस लायक हुए नहीं हो कि तुम ये काम कर सको। 4x या 10x भी पैसा दें तो कम से कम तुम मेरे पास मत आना। कल अगर फेल हो जाओ तो मैं तुम्हारे तुम्हारे साथ हाथ नहीं पकड़ूंगा, ये तुम्हारी अपनी इच्छा है। मेरे से सलाह ले रहे हो, पहले उस लायक बन जाओ, उस काबिल बन जाओ कि तुम उस टीम को लीड कर सको, वरना सारा दारोमदार तुम्हारे कंधे पर है और तुम अगर उस टीम को सही रास्ते पर ले जाकर नहीं गए तो सबसे बड़े असफल, सबसे बड़े बुरे व्यक्ति तुम साबित होगे इस पूरे सिस्टम में। मेरी सलाह यह है, लालच है जो आदमी तुम्हारी तुम्हारी काबिलियत को ना देखकर सिर्फ तुम्हारे चेहरे पर दांव लगा रहा है, उसके मन में कुछ ना कुछ चीज चल रही है। मेरी सलाह है कि मत जाओ, ऑफर रिजेक्ट कर दो। मैं तुरंत, मुझे समझ में आया, मैंने फोन उठाया। आज भी वो संपादक साहब जिंदा है, उनको मैंने कहा कि सर माफ करिएगा, अभी मुझे समय लगेगा, 5 साल और दे दीजिए मुझे, फिर मैं इस लायक अपने आप को बना सकता हूं, उसके बाद सोचूंगा। तो ऐसे जीवन में लालच बहुत आते हैं। अपने साथियों, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों से चीजें शेयर करो, अकेले मत रहो। अकेले रहोगे परेशान रहोगे। भगवान में, प्रभु में जरूर विश्वास करो। मैं बार बार हर मंच से कहता हूं कि बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसी ताकत, एक ऐसी अदृश्य शक्ति होती है जो हमसे कराती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बुरे काम नहीं करने चाहिए। किसी के भी पेरेंट्स नहीं सिखाते होंगे ना कि घर से बाहर निकलकर 4 आदमी को थप्पड़ मार देना आज। कोई नहीं कहता होगा कि घर से बाहर निकलकर रेड लाइट जंप कर देना आज। कोई नहीं कहता होगा कि घर से बाहर निकलकर पुलिस वाले को रिश्वत दे देना आज। कोई नहीं कहता ना। किसी के पेरेंट्स, किसी के घर वाले, किसी के टीचर नहीं सिखाते हैं। ये हम खुद करते हैं, हमारे हालात हमको कराते हैं। तो जैसा बात सर कह रहे थे, बिल्कुल ठीक है कपूर साहब ने, हमको खुद पे रोक लगानी है। हमको अपने दिमाग को ऐसे ट्यून करना है कि हम सकारात्मक रहें, हम गलत काम की तरफ जाए ना, हम लालच की तरफ जाए ना। हम अगर कानून अपने आप अपनाना शुरू कर देंगे, उसको फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो वो दिन दूर नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिक्कत वही होती है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उनके बेटे ने वो किया था, मैं भी वैसा करना चाहती हूं। नो, अपनी तुलना सिर्फ अपने आप से करिए। यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ। कल आप जैसे शख्स थे, आज उससे बेहतर हुए कि नहीं हुए। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि आज आपके जीवन का पहला दिन है बची हुई जिंदगी का। इस वक्त को, इस पल को आपको बेहतरीन बनाना है, और इसको बेहतरीन बनाने के लिए कोई तीसरा आदमी नहीं आने वाला है। तो सिर्फ आखिर में जाते जाते एक शेर मैं पढ़ के लेके आया हूं, चुरा के लेके आया हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि समय समाप्त हो गया, 0-0 दिख रहा है, मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा, बिन बूंदों के बारिश का एहसास कैसे होगा। जुनून हो दिल में जिसके, वो हताश कैसे होगा। जुनून हो जिसके दिल में, वो हताश कैसे होगा। कार्यक्रम के इस रंग का मिजाज कैसा है कि तालियों से ही हमें इसका एहसास होगा। शुक्रिया, थैंक यू, प्लेजर टॉकिंग टू यू।